क्या रे दूध नहीं आ रहा है क्या रे प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा रो रहा है, देखो ना कुछ इशू तो नहीं है। दिस गिव्स अ लार्ज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मदर्स माइंड। इज माई बेबी फीडिंग वेल और नॉट, दैट इज मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट। सर मुझे फर्स्ट बेबी में तो एक बूंद दूध नहीं आया, अब क्या करूँ। जैसे ही मदर फीड बेबी रिजेक्ट करता है, मदर को भी लगता है शायद से मेरा फीड नहीं आया। अगर मेरा बच्चा दिन में इतनी बार फीड ले रहा है या इतना फीड ले रहा है तो ये सही है। फर्स्ट 24 आवर्स में हार्डली 4 या 5 बूंद मिल्क आएगा, कि वो 5 बूंद बच्चे के लिए 24 आवर्स के लिए सफिशिएंट है। वी शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्री-लैक्टियल फीड्स टिल द एज ऑफ 6 months. When should the parent know कि this is now right time to visit a pediatrician? Every day they should visit a doctor. The mother is weak or lean, क्या तब उसमें कोई इशू आएंगे? और यूजुअली जब पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं या जब दूसरे बच्चों को भी देखते हैं तो उनका एक कंसर्न होता है कि इज़ माई बेबी फीडिंग इनफ। कोई मदर कह देती है मैं तो दिन में 5 बार फीड कर रही हूँ और अगर मैं 4 बार कर रही हूँ तो मुझे कंसर्न हो जाता है। Right. इज़ माई बेबी क्रॉलिंग, Right. somebody crawls earlier, is my baby walking up to a certain stage or age? तो ये सब हम कैसे मेजर कर सकते हैं? What are the rights and wrongs here? First question I would like to answer कि is my baby feeding well or not? That is most concerning point. इंडियन सिनारो में क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, एक बुआ आती है, एक सास आती है, एक दीदी आती है, एक बहन आती है। हाँ, सब लोग बोलते हैं मदर को, एक ही चीज़ बोलते हैं, क्या रे दूध नहीं आ रहा है क्या रे प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा रो रहा है, देखो ना कुछ इशू तो नहीं है। आउट ऑफ दिस 8 और 10 पीपल 2 लोग भी बोल देंगे मुझे लग रहा है कि बच्चे को तो दूध ही नहीं हो रहा है। एंड दिस गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, अ लार्ज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मदर्स माइंड। एंड व्हाट हैपन्स, देयर इज अ विशियस साइकिल ऑफ दिस नेगेटिविटी। जहाँ पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वहाँ से धीरे धीरे मिल्क आउटपुट कम होना चालू होता है। कैन यू बिलीव दिस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल, Just psychologically ओनली साइकोलॉजी। सो अगर वही चीज़ हम लोग जब राउंड में जाते हैं तो हम लोग सिर्फ 2 चीज़ें बताते हैं मदर्स को, कि आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखो, जितना ज़्यादा हो सकता है बेबी को पास में रखो, एंड ट्राई टू फीड योर बेबी बिफोर गिविंग टॉप फीड। व्हाई बिफोर गिविंग टॉप फीड? क्योंकि मेजरली जब बच्चा एलएससीएस से होता है तो मदर को फीड नहीं आता है, तुरंत नहीं आता है। तुरंत ना आने के कारण सबको लगता है बच्चा भूखा कैसे रहेगा, तो इसीलिए वो टॉप फीड देना चालू कर देते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जैसे ही टॉप फीड दे दिया, द शुगर कंटेंट इन टॉप फीड इज लिटिल बिट मोर देन द मदर्स फीड। द मदर्स फीड इज लिटिल बिट प्लान्ड, और यू कैन से ओनली वाटरी इन इनिशियल फ्यू डेज। तो जब वाटरी कंटेंट मिलता है और यहाँ पर तो बढ़िया गाढ़ा मस्त गुलाब जामुन टाइप से कुछ फीड मिल रहा है, सो बेबी फीड यानी फॉर्मूला। फार्मूला फीड। तो फार्मूला फीड जब जैसे बेबी को देते हैं, दैट बेबी विल बी प्रोन टू द फार्मूला फीड ओनली। हर बार बच्चा क्या करता है, बच्चा हमेशा वही मांगता है ना। मतलब 2 दिन का बच्चा भी एडिक्टिव हो जाता है, तो एडिक्शन ऐसे तैयार हो जाता है, वो ऐसे फॉर्म होता है। फिर वो So, रिजेक्ट करेगा रिजेक्ट करता है मदर्स फीड। एंड व्हाट हैपन्स, जैसे ही मदर फीड बेबी रिजेक्ट करता है, मदर को भी लगता है शायद से मेरा फीड नहीं आ रहा है, एंड दैट नेगेटिव विशियस साइकिल सेट से। तो उसको पॉजिटिव विशियस साइकिल में हमें सेट करना है विथ, वी कॉल इट एज एन ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटिव। सो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटिव में हम लोग क्या करते हैं कि अगेन स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ब्रेस्ट क्रॉल, मदर और बेबी पास में रहेंगी। हर 2 घंटे में माँ सबसे पहले अपना ब्रेस्ट फीड करवाएगी, और ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद इफ़ एट ऑल 1 ड्रॉप ऑफ फीड इज ऑल्सो नॉट कमिंग, देन एंड देन ओनली वी शुड टेक हेल्प ऑफ टॉप फीड, देन एंड देन ओनली। एंड उससे पहले, दिस इज माई पंच लाइन, कि हमेशा आप पहले 15 से 20 मिनट मदर फीड ट्रायल करवाओ, उसके बाद ही टॉप फीड दो। Directly don't jump on the top feed. And once mother is motivated for the breastfeed, you won't believe there are no any such cases called as primary lactational failure. There are no any such cases. Primary lactational failure हम बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई मदर्स मुझे पूछते हैं, सर मुझे फर्स्ट बेबी में तो एक बूंद दूध नहीं आया, अब क्या करूँ? बोला बिल्कुल आएगा, इस बार जस्ट बिलीव मी एंड वी जस्ट टेल यू एज अ टीम कि हम जो बोल रहे हैं वो बस आप करिए, इस बार दूध नहीं आएगा तो आप देख लेंगे, और 100% मिल्क आता है। सो काउंसलिंग, प्रॉपर प्रैक्टिसेस एंड प्रॉपर मेथोडोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स रहते हैं ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग लैचिंग, ये 4 मुद्दे रहते हैं, इसमें 4 मेन पॉइंट्स रहते हैं, ये बस हमें समझना है। व्हेन द मदर इज फीडिंग टू द बेबी, तो बेबी हैज़ टू बी इन अलाइन पोजीशन, द बेबीज नेक, हेड एंड होल बॉडी हैज़ टू बी इन प्रॉपर अलाइनमेंट, baby has to be supported, right?
and then subsequently baby's full mouth has to be wide open, lower lips to be everted, and full of mother's areola, nipple नहीं areola जो काला वाला भाग रहता है निप्पल के पीछे वाला, there is the milk storage, not in the nipple. Nipple is the only way of coming out of milk. तो इसीलिए areola has to be in the baby's mouth, तब जाके मिल्क सिक्रीशन आता है, तब जाके प्रॉपर सफलिंग होती है. तो कई बार मैंने देखा है सिर्फ निप्पल मुंह में जब देते हैं तो बच्चा सिर्फ काटते रहता है, बच्चा अलग फ्रस्ट्रेट होता है, माँ अलग फ्रस्ट्रेट होती है. क्यों? क्योंकि आउटपुट दोनों को नहीं मिल रहा है. सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच हैज़ टू बी एन्जॉयड. उसको अगर काम बर्डन या फिर हम एक पेनफुल चीज़ ये लेते हुए आगे बढ़ेंगे, सो इट विल बी ट्रबलसम. सर जैसे अभी आप बता रहे थे फीडिंग के बारे में, हाउ वंडरफुल एंड नेचुरल द होल प्रोसेस इज़ एंड हमें उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए. सिमिलरली एक मदर को कब पता चलेगा कि अगर मेरा बच्चा दिन में इतनी बार फीड ले रहा है या इतना फीड ले रहा है तो ये सही है, या मुझे इसमें अब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? राइट. जब बेबी बॉर्न होता है फर्स्ट फ्यू डेज मिल्क जो है हार्डली इन ml इट कम्स, और यू कैन से हार्डली इन ड्रॉप्स. जैसे फर्स्ट डे एनी मदर इफ़ इट इज़ प्राइमरी मदर, मतलब फर्स्ट टाइम अगर मदर हो रही है तो फर्स्ट 24 आवर्स में हार्डली 4 या 5 बूंद मिल्क आएगा. बट यू बिलीव इट कि वो 5 बूंद बच्चे के लिए 24 आवर्स के लिए सफिशिएंट है. जस्ट 5 ड्रॉप्स? Yes. Why? Because nature has that kind of tendency कि it gives so many of proteins and that is a colostrum, and proteins और उसमें जो calories वगैरह मिलते हैं that is sufficient for your baby if your baby is normal. If your baby is sick या फिर NICU एडमिशन जिस बेबी को लगता है then special care needs. राइट. तो फर्स्ट 2 days में मिल्क अमाउंट इज़ वेरी लेस. फर्स्ट डे हार्डली इन ड्रॉप्स, सेकेंड डे इट्स इन ml, हार्डली 1 to 2 ml, and the third day onwards when the mother's apprehension decreases, mother's stress decreases, mother is out of her pain, उससे जब मदर बाहर आती, मदर का डाइट जब चालू होता है अच्छे से, when she takes proper liquids, when she takes proper meals, उसके बाद में मिल्क आउटपुट आना चालू होता है. But again, question remains the same. How should I know my baby is getting enough or not? There are 3 to 4 criteria. One, if you are feeding your baby और बच्चा लगभग 1.5 से 2 घंटा अच्छे से पर्याप्त मात्रा में सो रहा है बिना डिस्टर्ब करे, that means बच्चा थोड़ा मोड़ा दूध पा रहा है. Second, if the baby is passing 7 to 8 times urine and the color of urine is pale yellow, that means baby is getting enough amount of milk. Third, baby is pooing good, है ना. समटाइम्स पूइंग की फ्रीक्वेंसी मतलब मोशन की पास करने की फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा रह सकती है, बट यूरिन की फ्रीक्वेंसी को हमें ज़्यादा ध्यान देना है. एंड इफ़ द बेबी इज़ गेनिंग वेट आफ्टर 7th डे ऑनवर्ड्स, पहले 7 दिन हर बच्चे का वजन कम होता है, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है. दिस इज़ फिजियोलॉजी अगेन. तो पहले 5-7 दिन वजन घटता है, फिर उसके बाद में बढ़ना चालू होगा. अगर वजन बढ़ना चालू हो गया दैट मीन्स that mother is producing enough amount of milk. सर ये तो नॉर्मल बच्चे की बात हो गई. जो प्री मेच्योर केसेस है उसमें तो मदर की बॉडी अभी रेडी थी नहीं, राइट. तो उसमें भी क्या उतना मिल्क प्रोड्यूस होगा, या कहते हैं व्हेन द मदर इज वीक और लीन, क्या तब उसमें कोई इशू आएंगे? बिल्कुल नहीं. नेचर इज़ सो हम्बल एंड सो वंडरफुल कि 100% उस प्रीमेच्योर मदर में भी प्रीमेच्योर बेबी के लायक बहुत स्ट्रॉन्ग मिल्क प्रोड्यूस होता है. सो वी कॉल इट एज एन सब्जेक्ट स्पेसिफिक या इंडिविजुअल स्पेसिफिक मिल्क. तो जब बेबी प्रीमेच्योर पैदा होता है या पोस्टम पैदा होता है, उस हिसाब से ही उस मदर को उस क्वांटम में मिल्क मिलता है, उस क्वालिटी का मिल्क मिलता है, और 100% मिल्क सफिशिएंट रहता है, प्रोवाइडेड मदर एंड बेबी बॉन्डिंग हैज़ टू बी देयर, मदर हैज़ टू बी स्ट्रेस फ्री, एंड सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है विद द काउंसलिंग एंड ऑल. सो ये तो हो गई फीडिंग की बात. अब फीडिंग के कुछ टाइम बाद, फ्यू मंथ्स आफ्टर, द बेबी स्टार्ट्स टेकिंग सॉलिड्स, है ना, और फिर उसके बाद तो जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता उसका पूरा न्यूट्रिशन का एक केयर होता है कि हमें ये खाना है, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस है. सिर्फ एवोकाडोज एंड ब्रोकलीज एंड ब्लूबेरीज, अभी सब नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा, ये ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है. सो कुछ आप चाइल्ड केयर एंड के न्यूट्रिशन पे प्लीज़ लाइट डालें कि क्या चीज़ें हैं जो अभी हमें अवॉइड करनी चाहिए एंड क्या हमें अडेप्ट करना चाहिए. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब बेबी बॉर्न होता है वहाँ से हम चालू करेंगे. डोंट गिव एनी काइंड ऑफ प्री लैक्टियल फीड्स. प्री लैक्टियल फीड का अर्थ होता है कई जगह पे हनी मतलब शहद वगैरह चटा देते हैं, या फिर स्वीट वाटर दे देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ मतलब बादाम वगैरह घिसके वगैरह देते हैं. सो दीज ऑल आर प्री लैक्टियल फीड्स.
इसमें बच्चे को एक तो इन्फेक्शन होंगे या फिर ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चा दूर होगा। तो वी शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्री-लैक्टियल फीड्स टिल द एज ऑफ 6 मंथ्स एंड आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ्स 100% आपका बेबी रेडी हो गया, बेबी के इंटेस्टाइन रेडी हो गए फॉर टॉप फीड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीड। सो 100% मदर्स फीड विल गो ऑन हैंड इन हैंड विद द कॉम्प्लीमेंट्री फीड। थोड़ा थोड़ा करके हम चालू करते हैं। सो दैट हैज़ टू बी सेमी सॉलिड एंड सॉलिड आफ्टर अ मंथ, अ काइंड ऑफ मंथ और 2। जैसे जैसे बच्चा आपका च्यू करना चालू करता है, सॉलिड्स हमें इंट्रोड्यूस करते जाना है। एंड जो कल्चरली एक्सेप्टेबल फूड है एंड जो अफोर्डेबल, जो सोशियो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल फूड है, वो आपको प्रेफर करना है रादर देन जस्ट हैविंग अ मिथ कि एवोकाडो देना है या फिर ब्लूबेरीज देना है या फिर एकदम मुझे मतलब एकदम फैंसी कोई फूड देना है जिससे मेरी बेबी की ग्रोथ मिलेगी। इट्स नथिंग लाइक दैट। जो इजीली अवेलेबल है, रेडीली डाइजेस्टेबल है बच्चे के लिए, वो आप समझे और वो आप दें। और समझना कैसे, अगेन दैट क्वेश्चन कम्स टू मी इन माय ओपीडीज कि सर ये कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है या फिर डाइजेस्ट कर रहा है। सिंपल है, जब भी आप फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, डोंट हैव ओवर एंथुजियास्टिक अप्रोच। जब आप एक फूड इंट्रोड्यूस करते, फॉर एग्जांपल आज आपने बच्चे का अन्नप्राशन किया है, आपने हल्का सा उनको दूध खीर खिला दिया मान के चलो, तो फॉर नेक्स्ट 1 और 2 डेज आप वही सेम कंटिन्यू रखेंगे एंड यू आर गोइंग टू सर्व एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स अ डे विद द मदर्स मिल्क। फिर उसके बाद में आपने देख लिया कि हाँ मेरा बच्चा तो ये डाइजेस्ट कर रहा है, देन आई विल स्टार्ट राइस वाटर, देन वी विल कंटिन्यू 2 और 3 सर्विंग्स ऑफ द राइस वाटर फॉर नेक्स्ट 2 डेज। देन इट्स बीन प्रूवन कि हाँ मेरा बच्चा राइस वाटर भी टॉलरेट कर रहा है, कोई एलर्जीज नहीं, कोई लूज मोशंस नहीं, कहीं कोई शरीर में तकलीफ नहीं है, तो 100% देन थर्ड फूड आइटम आप लेंगे आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ द सेम। तो ऐसे करते हुए आपका एक मेनू चार्ट बन जाएगा एंड आफ्टर अ मंथ और सो you will be having almost 10 items on the table. एंड द चाइल्ड इज सिक, फीवर है या कुछ है, तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। एट दैट टाइम द किड रन्स अवे फ्रॉम ईटिंग और हैविंग मिल्क, तो तब कैसा न्यूट्रिशन करना चाहिए? True that, उसकी बॉडी की डिमांड अभी कम हुई है। दैट इज़ हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू इन्फेक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं बीमार हुआ हूँ, तो बीमार होने पर मेरी भूख डबल होगी क्या? नॉट एट ऑल, बीइंग अडल्ट ऑल्सो नॉट एट ऑल, मेरी भूख डबल नहीं होगी, मेरी भूख हाफ ही होगी। सो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी वैसी है कि अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म ऐसे वे में डाइवर्ट की जाती है कि वहाँ इन्फेक्शन के चलते इन्फेक्शन कंट्रोल में पूरी की पूरी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है, तो वहाँ पर अपना डाइट कम हो जाता है। सो इन दैट सर्कमस्टेंस प्लीज़ ट्राई टू मतलब रेस्ट्रिक्ट द डाइट, डोंट फोर्स द डाइट एंड गिव लिक्विड डाइट मोर ऑफन। क्योंकि वायरल डिसीजेस है या बैक्टीरियल है, दोनों में लिक्विड डाइट या फिर इजी पचने लायक कार्बोहाइड्रेट डाइट जो रहता है, दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, या फिर ये जो चीज़ें रहती है जो घर में आसान तरीके से गर्मा गर्म हम खिला सकते हैं, वो ज़्यादातर आप प्रीफर कीजिए एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड बॉडीज डिमांड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सब बच्चों के लिए भी है जी। कि चॉकलेट कितना हानिकारक है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि पीपल आर अज्यूमिंग कि शुगर इज पॉइजन। Yeah. तो बच्चों को बचपन से आदत डालो, नो चॉकलेट्स, नो शुगर, नो मीठा एट ऑल, एंड सब चीज़ का ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं कि जैगरी दो या फिर रागी, नो ग्लूटेन, नो मैदा, नो ब्रेड। सो इज इट राइट? अगेन ओल्ड इज गोल्ड। हमारे जो दादा परदादा करते थे हमें वही करना है, हमें वही करना है। चॉकलेट्स, शुगर, मैदा, ये सारी चीज़ें हार्मफुल है। इसीलिए नाउअडेज यू हैव सीन कि इन ओपीडी प्रैक्टिस pediatricians are recommending no sugar, no salt till the age of at least 1 to 2 years. नो शुगर एट ऑल, वाइट शुगर बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और अगर मान लो आपको बच्चे को कुछ मीठा खिलाना भी है तो जैगरी, डेट्स पाउडर और अ काइंड ऑफ हनी, प्योर हनी यू कैन गिव आफ्टर द एज ऑफ अगेन 1 to 1.5 years, नॉट बिफोर दैट। क्यों? क्योंकि जितना आप टेस्ट बर्ड को स्वीट स्वीट और बाकी चीज़ों की आदत लगाएंगे, सॉल्ट एंड सॉल्ट चीज़ों की, तो उतना बच्चा आपका उन चीज़ों के लिए प्रेरित रहेगा। आगे जाके वही बच्चा जंक फूड, देन उसके बाद में और उन सारी चीज़ों के लिए प्रेरित रहेगा। तो दैट इज़ व्हाई वी शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, आप मिलेट्स दीजिए, ज्वार, बाजरा, उससे एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स होंगे। सो आई डू रिकमेंड ऑल ऑफ माई पेशेंट्स, है ना, कि आप जितना हो सकता है मिलेट्स दीजिए रादर देन व्हीट एंड मैदा। तो ये तो हो गई अभी न्यूट्रिशन से की बात कि न्यूट्रिशन और मिल्क से, राइट फीडिंग से हम बच्चे को हष्ट पुष्ट बना सकते हैं। बिल्कुल ही।
इतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये सब चीज़ें बच्चे की। राइट। तो वो हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए दैट द चाइल्ड इज़ वैक्सीनेटेड राइटली एट राइट टाइम एंड इम्यूनाइज्ड? जब बेबी बॉर्न होता है तभी हम बीसीजी, ओरल पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज लगाते हैं। तो वहाँ से एक इम्यूनाइजेशन चार्ट हर एक पीडियाट्रिशियन पूरे इंडिया में देते हैं। सो वी शुड ट्राई टू फॉलो दैट चार्ट। एट बर्थ के जो वैक्सीन रहते हैं वहाँ पर सब लोग सीरियस रहते हैं, बट वंस द बेबी गेट्स ओल्डर आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ्स एंड सो, उसके बाद में धीरे धीरे सीरियसनेस कम होता है। तो हमें बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हम ईएमआईज़ की रिमाइंडर लगाते हैं या फिर हमें कहीं जाना है तो उसकी रिमाइंडर लगाते हैं, वैसे ही बेबी वैक्सीनेशन की रिमाइंडर हम लगा लें और वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में करें। अगर मान लो हमने वैक्सीनेशन कर लिया, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ जैसे एपिडेमिक आपने देखा है, कोरोना वगैरह देखा है। तो एपिडेमिक्स में क्या होता है, अगर मान लो मोर देन 50% मासेस भी कोरोना का वैक्सीन ले लिए, तो बाकी जो बचे-कुचे 10-20% जिनको वैक्सीन बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी क्रॉस इम्यूनाइज़ हो जाते हैं। उनको भी एक बेनिफिट मिल जाता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वैक्सीनेशन। जैसे एक ज़माने में व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माय एमबीबीएस डे 2002-2003, हम लोग को वार्ड में एकदम बहुत ज़्यादा निमोनिया के बच्चे दिखते थे। बहुत ज़्यादा टाइफाइड से ग्रसित बच्चे दिखते थे। यू वोंट बिलीव, धनुर्वात मतलब टिटनेस के बच्चे दिखते थे। लिटरली धनुर्वात मतलब बच्चे ऐसे एरो बो शेप। बो शेप में ऐसे पाए जाते थे। अभी टिटनेस दिखता है क्या? नहीं। अभी पिछले 15 सालों से मैंने एक भी टिटनेस का केस नहीं देखा है। व्हाई? बिकॉज़ मैटरनल इंजेक्शन ऑफ टिटनेस इज़ प्रिवेंटिंग द बेबीज़, जो गर्भ में बच्चे पैदा हो रहे हैं अच्छा, या पैदा होते हुए आ रहे हैं, मदर को मदर को जो टिटनेस लगाया जा रहा है, उससे बेबीज़ भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। और जो बेबीज़ को डीपीटी का बूस्टर लगता है 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में, तो बेबीज़ भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। वैसे इसीलिए अभी आजकल टिटनेस नहीं दिखता है। तो सोसाइटल बर्डन कम हुआ है, फाइनेंशियल बर्डन इन जनरल कम हुआ है और फैमिली का भी जो खर्चे का जो वो था, बार-बार जो रिपीटेडली डॉक्टर के पास जाना, मेडिकेशंस लेना, एडमिट होना, वो सब खर्चे कम हो जाते। सो ऑलवेज़ देयर इज़ अ प्रूवर प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्यूर, करेक्ट। दैट अप्लाइज़ फॉर इम्यूनाइज़ेशन। एंड बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ प्रिवेंटिव हैं वैक्सीनेशन से। नो डाउट। तो ऐसे सीज़नल फ्लूज़ से बच्चों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेडिकल केयर ऑल्सो, एंड घर पे भी बच्चों का कैसे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, डे केयर में जा रहे हैं, किसी और को सर्दी-खाँसी है तो कितना हमें ट्रांसमिट हो जाएगा, इसका भी डर रहता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए? में हम न्यूट्रिशनल एडवाइसेस देते हैं कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड रखें, लिक्विड डाइट अच्छा रखें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाते समय मतलब जो इम्यूनाइजेशंस वगैरह जो रहते हैं वो प्रॉपर वे में ले लें, ताकि बच्चे जो आपके सेफ रहें। और अगर मान लो कोई बच्चा, जैसे आपको लगता है कि आज मेरा बच्चा सिक है, यू शुड नॉट सेंड दैट चाइल्ड टू द स्कूल। When should the parent know कि this is now right time to visit a pediatrician? या how often in general should parents with their newborns and infants should visit their pediatrician and doctors? ओके, हम न्यूबॉर्न पे आते हैं सबसे पहले। तो न्यूबॉर्न में फर्स्ट 5 विजिट्स मतलब जो रहते हैं, एवरी डे दे शुड विजिट अ डॉक्टर और अ डॉक्टर शुड विजिट द बेबी। एंड इन इंडिया इट इज़ अ कल्चर, एवरी डे अ पीडियाट्रिशियन सीज अ बेबी फॉर फ्रॉम डे 0 मतलब डे 1 टू डे 5 एवरी डे। उसके बाद में वंस द बेबी गेट डिस्चार्ज, वी ट्राई टू सी वेदर द बेबी हैज़ बिन डिस्चार्ज प्रॉपरली और नॉट। तो होम केयर प्रॉपर हो रही है कि नहीं। तो आफ्टर डिस्चार्ज थर्ड डे, डिस्चार्ज के तीसरे दिन पे वापस से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उसमें जॉन्डिस बच्चे को अगर हो रहा है, जॉन्डिस बढ़ रहा है, तो वो पकड़ा जाता है। देन सब्सिक्वेंटली कुछ कार्डियक डिसीज़ेज़ रहते हैं जो पहले 3 दिन में मरमर वगैरह अपीयर नहीं होता है। कार्डियक डिसीज़ेज़ के मरमर रहते हैं जो हम स्टेथोस्कोप से देखते हैं। तो दोज़ डोंट अपीयर फॉर फर्स्ट फ्यू डेज़, वो अपीयर होता है आफ्टर 5 डेज़, आफ्टर 7 डेज़। तो तब एक डॉक्टर का विज़िट लगता है, मतलब डिस्चार्ज के बाद तीसरे दिन पे। उसके पश्चात बच्चा जब 15 दिन का होता है और बच्चा जब 28 दिन का होता है, तब हमें डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें फिजियोलॉजिकली बच्चा सही जा रहा है कि नहीं, इनफ अमाउंट ऑफ वेट गेन हो रहा है कि नहीं, इनफ अमाउंट ऑफ बच्चे का न्यूट्रिशन हो रहा है कि नहीं, एंड काइंड ऑफ वैक्सीनेशन एंड काइंड ऑफ नॉर्मल साइंस एंड डेंजर साइंस पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। उसके बाद में बच्चा जब 1 महीने से 1 साल तक का रहता है, हर महीने आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो अदरवाइज़ भी वैक्सीनेशन के लिए 1.5 साढ़े 3 महीने के साथ आप डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, तब आपका एक क्लिनिकल चेकअप भी हो जाता है। एंड देन सब्सिक्वेंटली एवरी kind of month you should visit the doctor just to take care of nutrition,
उसके बाद में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का असेसमेंट, आपको बच्चे की हाइट मतलब लेंथ जो पहले 1 साल में हम लोग देखते, हेड सर्कम्फरेंस एंड ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को भी हम 4 पैरामीटर्स में असेस करते हैं, दैट इज़ ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल एंड लैंग्वेज। इन 4 पैरामीटर्स में हम डेवलपमेंट असेस करते हैं बच्चे की। जहाँ पर भी हमें अलार्मिंग लगता है, फॉर एग्जांपल बच्चा 3.5 महीने का हो गया, नेक होल्डिंग प्रॉपर नहीं आया है। फॉर एग्जांपल बच्चा 2.5 महीने का हुआ है, सोशल स्माइल ही नहीं है। बच्चा फॉर एग्जांपल 5 महीने का हो गया, नो आई कॉन्टैक्ट इज़ देयर। कई बार ऐसे पाया जाता है बच्चा रोल ऑन नहीं कर रहा है एट द एज ऑफ 1 ईयर। कई बार ये ऐसा पाया जाता है कि बच्चा चल ही नहीं रहा है एट द एज ऑफ 2.5 ईयर्स। तो व्हेन यू विजिट द डॉक्टर रिकरेंटली, डॉक्टर हैज़ टू सी एंड डॉक्टर विल सी कि भाई इस बच्चे में कोई अलार्मिंग साइंस तो नहीं है, दैट एनी पेरेंट कांट सी। अगर करेक्ट गाइडेंस में हम रहे डॉक्टर के, जी, तो एवरीथिंग इज़ प्रिकॉशनरी, सब चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं ओवरऑल। बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप एक अपनी लिस्ट बना के रखिएगा कि व्हाट टू आस्क, व्हाट नॉट टू आस्क, मतलब बेसिकली व्हाट टू आस्क। तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि आपका बच्चे के जो इश्यूज़ है, करंट इश्यूज़, उसके बाद में बच्चे की ग्रोथ एंड बच्चे का इम्यूनाइज़ेशन एंड बच्चे का डेवलपमेंट। ये 4 चीज़ें आप डॉक्टर से हमेशा डिस्कस करते रहिए, पीडियाट्रिशियन से स्पेशली टिल द एज ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स। सर, सिंस आप नियोनेटल केयर के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे सभी न्यू बॉर्न बेबीज़ के पेरेंट्स के लिए कि बच्चे के जस्ट बर्थ के बाद व्हाट आर द लाइक से 3 और 5 टॉप थिंग्स दैट पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ, कि ये तो मतलब करना ही करना है आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ नो मैटर व्हाट। Okay, first is skin to skin contact, second is exclusive breastfeed, third is temperature regulation, and fourth is proper assessment of danger signs। है ना, डेंजर साइंस का अर्थ होता है बच्चे के हाथ पर नीले पड़ रहे हैं क्या, बच्चा प्रॉपरली दूध पी रहा है क्या, बच्चा बार बार वॉमिट तो नहीं कर रहा है, बच्चे का पेट तो नहीं फूल रहा है, बच्चे की सांस तो नहीं फूल रही है। ये डेंजर साइंस का असेसमेंट हमें करना है, दैट्स ऑल। Great. Thank you so much, sir, for joining us. It has been very informative and eye-opening for me as well. And sure हमारे audiences के लिए भी वैसा ही experience रहा होगा. Thank you again for joining. थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे डॉक्टर सचिन पिटलावर को ऑन इट्सास पॉडकास्ट, जहां हम हेल्थ केयर को सिंपल, सरल और समझने लायक बनाते हैं। अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई हेल्थ रिलेटेड सवाल हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें ताकि हम उनके जवाब आप तक पहुंचा सकें। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट, नए सवाल और नए इंसाइट्स के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, बिकॉज एट इट्सा इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटमेंट बट केयर दैट फील्स पर्सनल।